जी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम फिजियोलॉजी कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ी थी। टुडे वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन एंड हाउ डू दे फंक्शन। और इसी के साथ क्योंकि बिकॉज दिस टॉपिक ऑफ फिजियोलॉजी इज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू फार्माकोलॉजी एंड सम डिजीजेस ऑफ द डिसफंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, वो भी इसी वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद, आपको पता है कि लेट्स स्टार्ट विद ड्राइंग एन नेफ्रॉन। आपको पता है कि ये नेफ्रॉन, देयर यू हैव योर बोमन्स, बोमन्स के बाद यू हैव योर पीसीटी, देन द लूप, लूप के बाद यू हैव डीसीटी, एंड देन आफ्टर डीसीटी यू हैव कलेक्टिंग डक्ट। तो हमने इसके अंदर भी फिर भी डिस्कसिंग पीसीटी पहले, फिर हम लूप डिस्कस करेंगे, फिर हम डीसीटी डिस्कस करेंगे, एंड पे हम कलेक्टिंग डक्ट डिस्कस करेंगे। तो ये हमने चार सेगमेंट्स नेफ्रॉन के डिस्कस करने हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ विद प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। याद रखिएगा, टू पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन आर मोस्ट susceptible to ischemia। ठीक है, one part is PCT and second part is loop of Henle। ठीक है, loop of Henle, these two parts are most susceptible to ischemia। PCT is susceptible to ischemia because इसके अंदर बहुत एक्टिव एक्टिविटी होती है of the pumps and exchange activity both, because you see 60%, around 60 to 65% of your water and all your nutrients, see, sodium, potassium, your glucose, amino acids, 60% PCT से absorb होना होता है। तो what the your examiners do, जब क्वेश्चन बैंक में they try to confuse you, वो आपसे पता क्या कहते हैं? आपसे कहते हैं कि जी patient came और उसको जो है he's dehydrated, ठीक है, या फिर some other person who's been exercising in out there in the sunlight, उसको वो डिहाइड्रेट हो गया, तो विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन वुड बी एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द वाटर। अब बच्चे क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि आज चूंकि वो डिहाइड्रेटेड है तो उसका रास एक्टिवेटेड होगा, उसका रास एक्टिवेटेड होगा, इसलिए उसका कलेक्टिंग, ज़ाहिर है रास एक्टिवेटेड होगा, उसको एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रही होगी, प्लस उसमें एडीएच प्रोड्यूस हो रही होगी। तो वी थिंक बिकॉज एडीएच प्रोड्यूस हो रही है एंड एडीएच एक्ट्स ऑन द कलेक्टिंग डक्ट, तो पीपल, और क्वेश्चन क्या होता है कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन बी एब्जॉर्बिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। तो हम एडीएच समझ के ये परसीव कर लेते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट होगा, लेकिन नहीं, स्टिल द आंसर इज पीसीटी। पीसीटी के अंदर से ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की एंड द अदर न्यूट्रिएंट्स। तो ये जहन में अपने बात बिठा लेंगे। तो हाउ डज इट वर्क? पीसीटी चलती है इस, लेट मी जूम इन, इसको मैं थोड़ा और मजीद जूम इन कर लेता हूँ कि हमें बेहतर नजर आए। हाँ, here we go। तो इसी पीसीटी को चलाने वाला ये पंप है, द सोडियम पोटेशियम एटीपीज, टू पोटेशियम इन एंड थ्री पोटेशियम आउट। ठीक है, एक ये द इम्पोर्टेंट थिंग, and the second important thing here is this enzyme. This is carbonic anhydrase, carbonic anhydrase, carbonic anhydrase। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक पीसीटी में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। एंड सेकेंडली, आप ब्लड का चैप्टर पढ़ेंगे जब उसके अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर इन द आरबीसीज, वहाँ इसका बहुत रोल है। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंशाल्लाह। ठीक है, तो एनीवेज, कंटिन्यूइंग, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, किसी ना सोडियम, दिस इज योर ब्लड, ये ब्लड वाली साइड है, एंड दिस इज द यूरिन, द ट्यूबुलर ल्यूमन, ट्यूबुलर ल्यूमन। तो सोडियम को ये पंप करके ब्लड के अंदर टुवर्ड्स द, ये लिखा हुआ भी है ब्लड, तो इट विल इज गोना क्रिएट अ ग्रेडियंट। ठीक है, तो सोडियम जो है, इसकी वजह से, थैंक्स टू दिस सोडियम पोटेशियम पंप, इट विल हेल्प रन दिस
this transporter, which is SGLT2 transporter, sodium glucose transporter 2. एक SGLT1 transporter भी होते हैं, but remember they are in the GIT. In the nephron, you will find SGLT2. So what they do, thanks to this sodium potassium pump just created this gradient, उससे क्या सोडियम और ग्लूकोज इकट्ठी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये दिस इज वन थिंग। सेकेंड, यहाँ पे एक और भी एक्सचेंजर है, जिस सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। ठीक है, ठीक है, तो वेट अ मिनट, सेकेंड। अच्छा जी, ओके। तो अब हाइड्रोजन, इसमें भी सोडियम को एब्जॉर्ब करना है और हाइड्रोजन को पंप करना है। हाइड्रोजन क्या करेगी यहाँ पे, इट विल react with bicarbonate to form H2CO3, and H2CO3 पे ऐड करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, and it will break it down into carbon dioxide and H2O. अब बाइकार्बोनेट जो है, ये इट इज चार्ज्ड, ये डायरेक्टली नहीं अंदर जा सकता, इसलिए it has to be converted first into CO2। CO2 की शक्ल में इसको एब्जॉर्ब किया, एंड देन अगेन इट इज कन्वर्टेड टू H2CO3, एंड देन इट इज कन्वर्टेड टू बाइकार्ब, और इस तरह से इट इज रीएब्सॉर्ब। तो आप देखें पीसीटी का एक इंपॉर्टेंट काम है दैट इट इज एब्सॉर्बिंग द बेस एंड इट इज एक्सक्रीटिंग द एसिड। ठीक है, तो अगर ये पीसीटी में कोई खराबी होगी, तो इट विल स्टॉप एब्सॉर्बिंग द बेस एंड इट विल स्टॉप सिक्रेटिंग द एसिड, एंड दैट विल लीड टू एसिडोसिस। ठीक है, इस पर मजीद बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या काम हो रहा है पीसीटी पे, एक यहाँ पे एक और भी पंप होता है, एक्सचेंजर होता है, which absorbs phosphate। मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेक्स्ट के अंदर आपके लिखा हुआ है, देयर इज अ सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर। सी, यहाँ पे एक को ट्रांसपोर्टर होता है विच एब्जॉर्ब सोडियम विथ फॉस्फेट। तो दिस इज एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग एट द पीसी टी। अगेन यहाँ पे इट इज ऑल्सो एब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ पे ग्लूकोज लिखा हुआ है, और यहाँ पे देयर आर ऑल्सो एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स एज वेल। ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो अलोंग द सोडियम, वो भी इसके इसके दौरान यहाँ पे हो रही होती है। देन देर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो पीसीटी में हो रही होती है, देर इज सिंथेसिस ऑफ एसिड। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। यहाँ पे क्या होता है कि देर इज अ ग्लूटामीन, ग्लूटामीन इज कन्वर्टेड एंड उससे दे प्रोड्यूस NH4। ठीक है, तो ये भी यहीं पे, ये प्रोसेस भी यहीं पर हो रहा होता है, यहाँ पे इसने ड्रॉ नहीं किया हुआ। तो इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे इन द लेटर सेक्शंस, खास तौर पे इन द रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4। टाइप 4 के अंदर हम इसमें मजीद बात करेंगे, इट इज़ समथिंग इन द पैथोलॉजी सेक्शन, तो वो आगे ही है, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं कि हाउ आर डिफरेंट सब्सटेंसेस अफेक्टिंग द पीसीटी। तो देखें, देयर इज अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स हियर, SGLT2 इनहिबिटर्स। इसमें मजीद बात हमने सीवीएस पोर्शन में भी की थी, यहाँ पे भी कर लेते हैं। SGLT2 इनहिबिटर्स आर यूज्ड फॉर डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, एंड दे आर यूज्ड इन द पेशेंट्स ऑफ congestive heart failure। ठीक है, what they do is that they lower the glucose level in the blood by allowing excretion of glucose into the urine by inhibiting its reabsorption in the PCT. So remember that SGLT2, because they increase the glucose level in the urine, so they also invite bacteria। Wherever there is glucose, bacteria वहाँ पे आएगा, and that is why an adverse effect of SGLT2 inhibitors is that they can cause UTIs, urine tract infections। ठीक है, फिर there is angiotensin 2। angiotensin 2 also acts on the PCT, एंड ये यहाँ पे क्या कर रही है, इट इज कॉजिंग, ये जो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है इसकी एक्टिविटी को बढ़ा रही है, इट इज इंक्रीजिंग इट्स एक्टिविटी, एंजियोटेंसिन 2।
ठीक है। एंड लास्ट पर ये एस्टाजोलोमाइड है, इस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर में, बिकॉज आज हमने फार्माकोलॉजी पोर्शन भी डिस्कस करना है, बिकॉज मैंने बताया ना बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है इसके साथ, तो वो भी हम इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी अब थ्योरी रीड कर लेते हैं, वो है वी हैव इन द थ्योरी। तो अर्ली पीसीटी में contains brush border, reabsorb all glucose and amino acids and most bicarbonate, sodium chloride, phosphate, potassium, H2 and uric acid। तो सब कुछ यहीं पर ही एब्जॉर्ब हो रहा है। एंड देयर इज आइसोटोनिक एब्जॉर्प्शन। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट इज आइसोटोनिक एब्जॉर्प्शन। तो आइसोटोनिक एब्जॉर्प्शन से मुराद है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द पेरिट्यूबुलर आर्टरी, आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी के अंदर ये होता है, रिमेंबर दैट द रेट एट विच द सोल्यूट्स आर अब्सॉर्ब्ड, because the fluid has got two components, it has got solutes, ये आपके bicarb, sodium chloride, potassium, and it has also got the solvent which is H2O। तो यहाँ पे H2 solute and solvents, they are absorbed in the same amount, thanks to that the osmolality of the urine, it remains constant, it remains at the same level। तो this is called isotonic। आइसो मतलब सेम, एंड टॉनिक मतलब टॉनिसिटी, मतलब osmolality। So the osmolality of the urine in the PCT remains the same। ठीक है, तो रिमेंबर अबाउट दिस, इट डज नॉट चेंज। आगे अगले सेक्शन में मैं बताऊंगा कि कहाँ पे चेंज हो रही है, तो वहां पे आपने गौर करना है फिर। अच्छा जी, तो जनरेट्स एंड सिक्रीट्स NH3। तो ये भी मैंने आपको बताया कि ग्लूटामीन को ब्रेक डाउन करके इट्स गोना जनरेट NH4 and NH3 ultimately। ठीक है, which enables the kidney to secrete more H plus। ठीक है, तो इससे ये PCT is excreting acid thanks to this mechanism, thanks to formation of NH3। ठीक है, basically it first forms NH3, and जो हाइड्रोजन प्लस जो थैंक्स टू द सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, वो इसके साथ ऐड होकर इज गोना फॉर्म NH4, and this will be excreted। ठीक है, so this is how body gets rid, one of the mechanisms through which body gets rid of acid। okay? फिर PTH का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PTH, हाउ PTH एक्ट्स ऑन द ऑन द नेफ्रॉन। तो ये PTH एक्ट्स ऑन द PCT, और वहां पे वो क्या करते हैं, इसी वो फोस्फेट की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। क्योंकि आपको अगर पता हो, यू विल रीड अबाउट दिस इन द एंडोक्राइन पोर्शन, कि व्हाट आर द स्टिमुलेंट्स व्हिच व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इंक्रीज पीटीएच सिक्रीशन। तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंक्रीज फॉस्फेट। इंक्रीज फॉस्फेट, डिक्रीज कैल्शियम, दीज टू फैक्टर्स आर द मेजर ड्राइवर्स ऑफ पीटीएच सिक्रीशन। तो पीटीएच उससे सिक्रीशन बढ़ती है। पीटीएच एक्ट्स ऑन द नेफ्रॉन, ऑन द पीसीटी, to inhibit this phosphate reabsorption। ठीक है, तो this will help lower down the phosphate levels। तो जब पीटीएच एक्ट, तो उससे फॉस्फेट एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव एंजियोटेंसिन 2। वो भी हमने डिस्कस कर ली, इट एक्ट्स ऑन द सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज, एंड इट स्टिमुलेट्स इट, उससे ज्यादा हाइड्रोजन एक्सक्रीट होता है बाहर। अब इसमें एक उसने टर्म लिखी हुई है कॉल्ड कंट्रैक्शन एल्कलोसिस। ये क्या होता है, कंट्रैक्शन एल्कलोसिस क्या होता है? यू सी, जब बॉडी से वाटर लॉस होता है ना, फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन के थ्रू, कोई डायोरेटिक दे दी उसके थ्रू, और बाय सम अदर मींस व्हेन देयर इज वाटर लॉस,
तो उससे क्या बॉडी to compensate it will activate RAS, and RAS में you have angiotensin and you also have aldosterone. एंजियोटेंसिन अभी आपने देखा कि इट विल स्टिमुलेट सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, तो उससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज हाइड्रोजन एक्सक्रीशन हियर, तो दिस विल कॉज एल्कलोसिस इन द बॉडी। दिस इज बिकॉज आप आपने बेस निकाल रहे हैं ना बॉडी के अंदर से, आप H+ सिक्रीट कर रहे हैं, तो दिस विल कॉज एल कॉन्ट्रैक्शन एल्कोसिस। फिर इसमें एल्डोस्टेरोन का भी इफेक्ट है। एल्डोस्टेरोन विल एक्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट, तो वो भी हम कलेक्टिंग डक्ट का पोर्शन देखते हैं, वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि हाउ इज एल्डोस्टेरोन एक्टिंग ओवर देयर। एनीवेज अच्छा, तो दिस वाज ऑल अबाउट PCT, proximal convoluted tubule। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा लूप ऑफ फेनले का थिन डिसेंडिंग लिम्ब। ये दो लिम्स है ना, वन इज डिसेंडिंग द अदर इज असेंडिंग। डिसेंडिंग लिम्ब थिन होता है एंड असेंडिंग लिम्ब इज थिक। ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, एक इंपॉर्टेंट बात है दैट दिस थिन डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू सोडियम। ठीक है, इट विल ओनली अलाउ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O। अब आप देखिए द डिफरेंस इन PCT एंड थिन डिसेंडिंग लिम्ब। PCT was allowing both reabsorption of water and the solute. But here, the descending limb of Wolf-Henle, it is not allowing the the it is only allowing reabsorption of H2O. तो ये इसके अंदर जितना H2O होगा, it will leave. तो आपको क्या लगता है what will happen to the osmolarity, the tonicity of the urine in the descending limb? यस, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया, आपने पानी निकाल लिया सारा, आपने सॉल्वेंट सारा निकाल लिया, सोल्यूट रहने दिया, तो उससे द यूरिन विल बिकम हाइपरटोनिक। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन PCT एंड थिन डिसेंडिंग। PCT के अंदर, तो रिमेंबर दिस दिस कैन बी आस्क्ड इन द MCQs, उन्होंने ऐसे ही ड्रॉ किया होता है नेफ्रॉन बेसिकली। वो आपको सवाल पता है कैसे आएगा, सवाल ऐसे आएगा, उन्होंने ऐसे नेफ्रॉन ड्रॉ किया होगा। ठीक है, लाइक दिस, और यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई होगी, जगह जगह पे उन्होंने डिफरेंट ऑस्मोलैलिटीज मेंशन की होंगी। ठीक है, तो दे कैन आस्क क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोलैलिटी कितनी होनी चाहिए, तो आपको वो आना चाहिए जवाब। तो यू शुड बी एबल टू टेल कि वहाँ पे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इट विल रिमेन आइसोटोनिक, इट वॉन्ट चेंज, बट इन द PCT, बट इन द डिसेंडिंग लिम्ब, थिन डिसेंडिंग लिम्ब लूप फैनले, इट विल इंक्रीज। तो वो वजह मैंने आपको अभी बताई। ठीक है, तो दिस इज मोस्टली अबाउट द थिन डिसेंडिंग लिम्ब दैट यू नीड टू नो। फिर आते हैं थिक असेंडिंग लिम्ब, दैट इज one very important part of nephron, and it is driven by this one single pump, the sodium potassium 2 chloride pump। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे भी सोडियम पोटेशियम पंप भी चल रहा है। ठीक है, तो इससे इट इज अब्सॉर्बिंग। अच्छा, अब इसमें थिक असेंडिंग लिम्ब के बारे में क्या बात, एक इंपॉर्टेंट बात है। नाउ थिक असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। वाटर अगर यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रीनल ट्यूब्यूल, here you have got water, water cannot cross, it cannot be absorbed, only the solutes will be absorbed, सिर्फ solutes absorb होंगे। ठीक है, so what do you think will happen to the urine, to the tonicity of the urine, to the osmolarity, क्या होगा thick ascending limb के अंदर, because in the thick ascending limb you're only absorbing the solute, the tonicity will, yes, it will decrease।
ठीक है, फिर वो डीसीटी तक पहुंचते पहुंचते इट विल कीप डिक्रीजिंग, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज impermeable टू वाटर। ठीक है, so remember that the descending part is impermeable to, so is permeable to water, and the ascending part is impermeable to water। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका लूप फैन लेना, तो ये गाइटन की बड़ी मशहूर पिक्चर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? देयर वाज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, रीअब्जॉर्प्शन H2O, H2, ठीक है। वेयर एज, और ये भी मैं आपको बताऊं, ये एक सेकेंड, बल्कि लेट मी जूम इन। ये क्लियर सरफेस है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी हाइपर ऑस्मोलर स्टेट है ना ऑफ द मेडल्ला, दैट इज थैंक्स टू दिस सोडियम टू पोटेशियम, पोटेशियम टू क्लोराइड एक्सचेंजर। अब वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी, दिस इज द नेफ्रॉन, द लूप ऑफ Henle, ठीक है, एंड दिस इज द थिक ascending part, और यहाँ पे ये गॉट द दैट स्पेशल पंप, यहीं पर है ना, जगह जगह पर लगा हुआ है। और वो क्या कर रहा है? इट इज कंटिन्यूअसली reabsorbing all of the solutes into the surrounding, all the solutes here। तो ये thanks to all of this solute, all of the surrounding of the loop of Henle, उससे उसमें क्या होगा? It will become hypertonic, and इस hypertonicity की वजह से, this hypertonicity allows reabsorption of water from the thin ascending limb। ठीक है, तो इस हाइपरटोनिसिटी, अब इस हाइपरटोनिसिटी को, जो देयर इज अ बिग रोल ऑफ यूरिया हियर एज वेल। जब आपकी एडीएच होती है ना, एडीएच जब एक्सक्रीट होते हैं, एडीएच कब एक्सक्रीट होता है? एडीएच एक्सक्रीट होता है व्हेन द एयर इज डिक्रीज वाटर। यस डॉक्टर कुरतलन, मैं आपको ये रिपीट कर देता हूँ। इसी, आपका जो थिक असेंडिंग लिम्ब है ना, it is continuously absorbing solutes, reabsorbing solutes, reabsorbing solutes from the renal tubule into the interstitium, the renal interstitium। This is the renal interstitium। इससे क्या होगा? The surrounding interstitium, it will become rich in solutes, and whenever there is increased solute, उसका मतलब है that there is hypertonic state। तो this increased solute, अब सराउंडिंग में क्या हो गया? देयर इज इंक्रीज सोल्यूट कंसंट्रेशन इन द इंटरस्टिशियम, दिस इज ऑल द इंटरस्टिशियम। और आपको पता है देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मींस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ लो सोल्यूट एरिया टू ए हाई सोल्यूट एरिया, दिस इज ऑस्मोसिस, दिस इज सिंपल फिजिक्स। तो बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि ये पीसीटी से आ रहा था सारा जो फ्लूइड, दिस फ्लूइड इज, दिस वाज मोस्टली आइसोटोनिक, ठीक है, दिस इज रिच इन वाटर, एंड इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम है, ठीक है। तो जो कि अब सराउंडिंग हाइपरटोनिक है, सराउंडिंग में सॉल्यूट ज्यादा है, इससे क्या होगी? ऑस्मोसिस ऑफ वाटर आउट, सारा जो वाटर है इट विल लीव द डिसेंडिंग लिम्ब इनटू द, तो इस तरह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इस तरह से होती है। तो ये जो सारी हाइपरटोनिसिटी है, ये कौन मेंटेन कर रहा है? ये सोडियम पोटेशियम
टू क्लोराइड एक्सचेंजर, ये जो सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड जो ट्रांसपोर्टर है, ये दिस इज द key, this is the key element of maintaining all of this hypertonic interstitium. ठीक है, the hypertonic medulla of the kidney, hypertonic medulla. ठीक है। तो ये डॉक्टर कुर्तलैंड, डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ? ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज का इजाफा करना चाहता हूँ, आई वांट टू ऐड वन थिंग। मैं आपसे जिक्र किया था एडीएच के बारे में। ठीक है। नाउ एडीएच की इंपॉर्टेंट बात यह है कि, और ये जो मैंने आपको भी ड्रॉ किया था, ऑल ऑफ दिस द लूप ऑफ फैनले, बल्कि वेट, इसका आगे एक सेक्शन है, ऑल ऑफ द हॉर्मोन्स एंड देयर एक्शन नेफ्रॉन, तो हम उसको इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे, इट बी मोर रेलेवेंट। तो बस फॉर नाउ रिमेंबर के हाउ इज द हाइपरटोनिसिटी ऑफ द सराउंडिंग ऑफ लूप ऑफ फैनले, जो मेडल्ला है, वो कैसे मेंटेन की जाती है, और कैसे वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है थिन डिसेंडिंग लिम्ब से। ठीक है। अच्छा, द अदर इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि बिकॉज यहाँ पे पोटेशियम एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो पोटेशियम लेवल इंक्रीजेस हियर। let me change the color, ये पोटेशियम, तो सम ऑफ इट जो है, अब यहाँ पे बिकॉज पोटेशियम रिच हियर है, यहाँ पे हो जाता है, तो उससे होगा कि कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, सम ऑफ इट विल लीक बैक। ठीक है। एंड व्हेन दिस पोटेशियम लीक्स बैक, पोटेशियम यहाँ ज्यादा हो जाएगा अब, एंड सिंस पोटेशियम हैज पॉजिटिव चार्ज, तो it creates this positivity in the lumen. This positivity of potassium will repel these magnesium and calcium. लेकिन remember, ये magnesium calcium will be reabsorbed through the paracellular pathway. ये बहुत पसंद है उनको। paracellular से मुराद है, it is the magnesium calcium are not being reabsorbed through the cell. They are being reabsorbed around the cell through the interstitial space. यहां से अब reabsorb हो रहा है। ये मैं इसका एक कंट्रास्ट भी आपको बताऊंगा इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो बट फॉर नाउ, मैग्नीशियम कैल्शियम कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? पैरासेलुलरली, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है। व्हाट्स हैपनिंग इन द थिंग? वेट अ मिनट। तो रीएब्जॉर्ब सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, एंड ये जो मैं आपसे बात कर रहा था, देयर इज paracellular reabsorption, paracellular, this is important, paracellular reabsorption of magnesium and calcium through positive lumen potential generated by potassium, अभी हमने बात की बैक लीक की वजह से। impermeable to H2O makes urine less concentrated as it ascends, यानी makes urine hypotonic, बिल्कुल ऑपोजिट टू, बिल्कुल ऑपोजिट टू द थिन असेंडिंग लिम्ब, थिन डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है। तो ये इसने बताया कि देयर इज 10 to 20% सोडियम रीअब्सॉर्प्शन हियर। ठीक है। मैक्सिमम पीसीटी के अंदर 60 to 65% इन द पीसीटी। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले। अब हम अगले सेक्शन पे चलते हैं, विच इज द डीसीटी। डीसीटी में क्या होता है? अगेन, डीसीटी इज ऑल्सो इम्परमिएबल टू H2O। ठीक है। And DCT, because it is impermeable to H2, it will only reabsorb what? Solutes. So what do you think should happen to the tonicity of the urine in DCT? It will become hypertonic or hypotonic? It will increase or decrease? Tonicity को क्या होगा? Yes, it will further decrease. So see, you remember the trend in the PCT. Let's summarize this. PCT, it was isotonic. In the thin descending limb, a thin descending limb of loop of Henle, it became hypertonic. In the thick ascending limb, it became hypotonic. And in the DCT, again, it is becoming hypotonic. ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यहाँ पे उसकी 300
थी, लेट्स इज वेयर जस्ट अज्यूमिंग, यहाँ पे अगर 300 उसकी ऑस्मोल्स थी, ऑस्मोलैरिटी, तो इन द यहाँ पे हो सकता है इट मे हैव बिकम 600, फिर यहाँ पे हो सकता है इट मे हैव बिकम 200, और डीसीटी में हो सकता है मे हैव बिकम 100। तो ये आपको, तो यू शुड बी नोइंग द ट्रेंड कि ये कैसे चेंजेस होने चाहिए, आपको एक रफ आइडिया ऐसे इसका होना चाहिए। ठीक है, तो नाउ लेट्स अबाउट डिस्कस अबाउट डीसीटी। और डीसीटी इज रन बाय, अगेन सोडियम पोटेशियम पंप तो है ही है, लेकिन द अदर इम्पोर्टेंट exchanger, the transporter is sodium chloride transport, sodium chloride reabsorbs sodium and chloride, and this is the second site where PTH acts. First site कौन सी थी? First site was PCT, और वहां पे it was stimulating the sodium, uh, it was no sorry it was inhibiting the sodium and phosphate transporter. It was inhibiting it to decrease the phosphate levels. लेकिन in the DCT it has a different function. In the DCT, it actually increases the activity of this sodium chloride exchanger, and thanks to which it actually increases calcium reabsorption. ठीक है, इसका increase, तो इस पे भी हम देखते हैं कि how it is acting, तो it is increasing this sodium calcium exchanger activity, जिससे there is increased calcium reabsorption. So this is how PTH will improve calcium levels in the blood. तो यहाँ पे अगेन सोडियम क्लोराइड एक्सचेंजर, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मैग्नीशियम और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन है, बट इट इज डिफरेंट टू दैट ऑफ द लूप ऑफ हेनले, ऑफ द थिक असेंडिंग लिम्ब। यहाँ पे इट इज थ्रू द सेल, इट इज ट्रांस सेलुलर, तो इट इज ट्रांस सेलुलर, तो दिस इज द डिफरेंस दैट यू शुड बी रिमेंबरिंग, ये आप बिटवीन द transport of magnesium and calcium through DCT and through loop Fenley. अच्छा, यहाँ पे क्या रहा है, makes reabsorb sodium chloride impermeable, again impermeable to H2O, makes urine fully dilute, hypotonic. ठीक है, and PTH increases the calcium sodium exchanger, increase calcium reabsorption. Again यहाँ पे 5 to 10% sodium reabsorb होती है बस। Now to the last portion of nephron, which is the collecting duct. कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इट इज मोस्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स, एल्डोस्टेरोन इन एडीएच। तो इसमें दोनों का अपना अपना काम है। हम देखते हैं कि एल्डोस्टेरोन कहाँ पे एक्ट करे, क्या करे। अब रिमेंबर एडीएच, मैं आपको बताया था, एडीएच एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल सेल्स। ठीक है, एंड बाय एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल सेल क्या कहते हैं, एडीएच अपने रिसेप्टर बताते हैं, वी टू रिसेप्टर। रिमेंबर देयर इज आल्सो वी वन रिसेप्टर, बिकॉज एडीएच का दूसरा नाम वेजोप्रेसिन भी है, वेजोप्रेसिन इज इन द ब्लड वेसल्स। तो वेजोप्रेसिन आल्सो एक्ट्स ऑन द ब्लड वेसल्स, यानी एडीएच, एंड वहां पे वो क्या कहता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है थैंक्स टू वी वन रिसेप्टर्स। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे क्या करता है कि इट एक्चुअली इंक्रीजेस द नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज द एपिकल सरफेस, अगर ये एपिकल सरफेस है, तो ADH will increase the expression of channels, इसको हम कहते हैं एक्वापोरेंस। पोरेंस यानी सुराख, एक्वा मतलब वाटर, यानी pores for water reabsorption. So this is how ADH is going to increase water reabsorption. ठीक है, air is going to increase water reabsorption. There is also a second mechanism by which ADH increases water absorption, that is by increasing, ये यहाँ पे नजर आ रहा है, यूरिया, बाय इंक्रीजिंग यूरिया रीअब्जॉर्प्शन। अब इससे वाटर रीअब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ जाती है यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन से, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको पीछे बताता कि मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। तो लेट मी डू सम ड्राइंग अगेन, लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड। आज इंटरनेट ठीक चल रहा है, तो
एक मैकेनिज्म तो मैंने आपको बता दिया कि थ्रू द एक्वापोरेंस। द सेकंड जो है ना ये यूरिया वाला, ये कैसे होता है ये समझना जरूरी है। तो लेट्स सी कि ये कैसे होता है। तो लेट्स जस्ट ड्रॉ द नेफ्रॉन। सो यू सी दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। और हमने ये बात की थी कि हियर, यहाँ पे हमने कहा था कि देर आर प्रिंसिपल सेल्स। ठीक है, ये बात की थी ना हमने कि हियर वी हैव गॉट principal cells. For example, let's just assume that these are principal cells. So these are principal cells lining the tubular lumen. और हमने ये कहा था कि here यहाँ पे क्या करती है, ADH आती है, ADH is gonna come and it will increase the reabsorption of urea. um, यहाँ से यहाँ पे, because यूरिया यहाँ, दिस इज द ट्यूबुलर लूमन ना, तो यूरिया यहाँ से यहाँ रीअब्सॉर्ब करवा रही है into what, into the interstitium, the surrounding interstitium. अब उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसी कलर से डोनेट करूं यूरिया को, हम यूजिंग येलो, तो जगह जगह पर यूरिया, यूरिया थैंक्स टू ADH, तो you've got urea all around the interstitium. So this urea exerts a tonic effect. ये यूरिया, this urea will increase the tonicity of the interstitium, and it, this is how it's gonna help increase more water reabsorption through the loop of Henle. ठीक है, तो एक तो आपका जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एक्सचेंज, जो द सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड जो आपका एक्सचेंजर था, जो ट्रांसपोर्टर था, वो तो काम कर ही रहा है, वो तो यहाँ पे सोल्यूट जो है कंटिन्यूसली भेज ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यूरिया का भी वो रोल है, ये जो हाइपरटोनिसिटी है इंटरस्टिशियम की मेंटेन करने में, उसका यूरिया का बहुत रोल है। तो दिस इज हाउ, और यूरिया की ये रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है ADH। तो दिस इज हाउ ADH इंक्रीजेस, दिस इज द सेकंड मैकेनिज्म बाय विच ADH इंक्रीजेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन। एक उसने एक्वापोरेंस बढ़ा दी क्रेटिन डक्ट पे, दूसरा इट इंक्रीजेस यूरिया। तो ये जो है फर्स्ट एड के अंदर बस उसने सिंपली आपको लेबल बस वहां पे कर दिया, उसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो दिस दिस इज इम्पोर्टेंट डिटेल, ये कैन बी टेस्टेड अबाउट इट। तो ये UT1 रिसेप्टर है, इसके थ्रू यूरिया इज बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड। ठीक है, तो ये एंड देन यू गॉट यहाँ पे एपिकल सोडियम चैनल्स भी हैं, इनसे सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रही है। अब हम बात करते हैं एल्डोस्टेरॉन की। एल्डोस्टेरॉन एक्टिंग ऑन बोथ प्रिंसिपल सेल्स एंड द इंटरक्लेटेड सेल्स, टेलर में भी गॉट अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे इट एक्चुअली इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम, ये जो ATPase है ना, उससे क्या होगा, more sodium will be reabsorbed and more potassium will be excreted, more potassium will be excreted। ये देखें more of the potassium, तो potassium ज्यादा यहाँ पे excrete होगा। ठीक है, and later this potassium is exchanged for hydrogen। तो उससे क्या होता है कि एल्डोस्ट्रॉन ने, it is actually causing hypokalemia। ठीक है, इसी वजह से if you give any drug which inhibit aldosterone, for example aldosterone receptor blocker, जैसे ये हैं एप्लेरिनोन, स्पाइरोलेक्टोन, we'll discuss about these in greater detail
अभी थोड़ी देर में। तो वो उससे क्या होगा, दे विल लीड टू हाइपरकैलेमिया, बिकॉज पोटेशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी ना जब इसको ब्लॉक करते हैं। इस पर हम भी बात करते हैं थोड़ी देर में। ये तो पोटेशियम फिर, जो यहाँ पे पोटेशियम आता है, इट इज देन एक्सचेंज फॉर हाइड्रोजन। तो ये सिक्रीटिंग हाइड्रोजन, अल्फा इंटीग्रेटेड सेल से हाइड्रोजन जब एक्सक्रीट करते हैं, तो दिस इज द अदर मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन एल्कोलोसिस। मैंने आपसे कहा था कि व्हेन देयर इज वाटर लॉस, when there is dehydration, so there is activation of what? There is activation of RAS, renin angiotensin aldosterone. Angiotensin आपने देख लिया, it was acting on the PCT over the sodium hydrogen exchange, जहाँ पे वो हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन बढ़ा रही थी, causing alkalosis. And the other part is played by aldosterone, which increases the this hydrogen and potassium exchange here. तो उससे अगेन देर इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन कॉजिंग एल्कोलोसिस। तो ये इससे इससे होती है कंट्रैक्शन एल्कोलोसिस। तो कंट्रैक्शन एल्कोलोसिस का मतलब है कि डिहाइड्रेशन जब हो जाए, वाटर लॉस हो जाए, तो एल्कोलोसिस क्यों डेवलप हो जाता है? वो इसलिए डेवलप हो जाता है, थैंक्स टू रास। ठीक है। तो इसी वजह से इफ यू ब्लॉक एल्डोस्टेरोन, then it can cause acidosis, because then you'd fail to excrete all of this hydrogen। ठीक है। अब नीचे चलते हैं कि what else do we have here? एंड यस, एंड अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स का काम और बीटा का बिल्कुल उल्टा है। बीटा इंटीग्रेटेड सेल्स दे absorb hydrogen, and alpha integrated they excrete hydrogen। ठीक है। अब इसकी थ्योरी हम रीड कर लेते हैं। टू वी हैव इन द थ्योरी collecting the reabsorbed sodium in exchange for secreting potassium and hydrogen, and regulated by aldosterone। ठीक है। aldosterone acts mineralocorticoid receptor। ये याद रखिएगा, एल्डोस्टेरोन ये स्टेरॉइड बेस्ड हॉर्मोन्स हैं। तो रिमेंबर द हॉर्मोन्स विच एक्ट थ्रू थ्रू इंट्रासेलुलर, विच थ्रू थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। ठीक है। उसमें कौन कौन से आ जाती हैं? यो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉइड्स, जितने भी स्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं उसमें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सेक्स हॉर्मोन्स आ जाते हैं। ठीक है। T3 T4 आ जाते हैं उसके अंदर। एंड देन विटामिन A। ठीक है। तो ये दिस इज मोर फॉर डिस्कशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। उस पर एक प्रॉपर टेबल बना हुआ है कि कौन से हार्मोन किस पाथवे के थ्रू एक्ट करते हैं। तो ये एल्डोस्टेरोन, बिकॉज ये स्टेरॉइड बेस्ड है, तो इट एक्ट्स थ्रू द इंट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इंसुलिन इंसुलिन एक्ट्स थ्रू, इंसुलिन एक्ट करती है, उसके जो रिसेप्टर हैं, आई कैंट रिमेम्बर राइट नाउ, उसका उसका एक खास रिसेप्टर है। देखिए, ये कुछ होते हैं आयन लिंक्ड होते हैं, सम आर जी प्रोटीन लिंक्ड, सम आर इंट्रासेलुलर। इंसुलिन का भी है, लेट मी ट्राई टू रिमेम्बर। इंसुलिन का है, इट इज एक जैक स्टैट पाथवे भी होता है। एंड फॉर इंसुलिन इट इज, लेट मी सर्च। मैं यहाँ पे भी सर्च, मेरे भी जहन में बिल्कुल नहीं आ रहा। वेट अ मिनट सेकेंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम में। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, टायरोसिन काइनेज पाथवे। हाँ डॉक्टर, आपने सही बताया। एक्स थ्रू टायरोसिन काइनेज, थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग। टायरोसिन काइनेज पाथवे से ऐड करती है इंसुलिन, टायरोसिन काइनेज पाथवे। ठीक है। तो ये डिफरेंट पाथवेज हैं जिससे डिफरेंट हॉर्मोन्स ऐड करते हैं। ठीक है। तो वापस चलते हैं यहाँ पे। इन प्रिंसिपल सेल्स इंक्रीज एपिकल पोटेशियम कंडक्टेंस, सोडियम पोटेशियम पंप, एपिथेलियल सोडियम चैनल एक्टिविटी, ईनेक एक्टिविटी। ईनेक एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ तो ये क्या है। ये आपका एक्चुअली दिस इज द सोडियम एपिकल सोडियम, दिस इज द ईनेक एक्टिविटी। तो ये एपिकल सोडियम
जो चैनल है आपकी, इसकी एक्टिविटी एल्डोस्टेरोन ही बढ़ाता है। इंक्रीज सोडियम चैनल एक्टिविटी, उससे क्या होगा, द ल्यूमन गेट्स नेगेटिव, सारा सोडियम अंदर को एब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो दिस नेगेटिविटी इनवाइट्स पोटेशियम आउट, पोटेशियम बाहर आ जाता है थ्रू द पोटेशियम चैनल्स। और फिर दिस पोटेशियम इज एक्सचेंज फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटीपेज एक्टिविटी से देयर इज हाइड्रोजन एक्सक्रीशन। ठीक है, एंड हाइड्रोजन एक्सक्रीशन, यहाँ से हाइड्रोजन एक्सक्रीट होती है, और दूसरा बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब होती है। तो देयर इज एक्सक्रीशन ऑफ एसिड एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बेस। तो ये मैं आपको बता दूं, दिस इज थ्रू द अल्फा इंटीग्रेटेड, अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स। ठीक है, तो देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, base, base is entering the body and acid is leaving the body. Okay, so again, ADH acts at the V2 receptors, insertion of aquaporin H2O channels on the apical side, और इस पे you can add that it increases urea reabsorption। ठीक है, और इसकी मैंने आपको बताई कि how it helps in the reabsorption of water. So this was about, or this is all about the different segments of nephron and how they work.